दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 मार्च। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार की न्यूज़ में आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की राजनीति के लिहाज से कल का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने रविवार को अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में कर लिया। जहां आधिकारिक तौर पर इसको लेकर के बयान जारी करते हुए लोकतांत्रिक जनता पार्टी के मुखिया शरद यादव ने कहा है कि हमारी पार्टी का आरजेडी में विलय विपक्ष की एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए भारत के विपक्ष को एकजुट होना ही पड़ेगा। शरद यादव ने कहा है कि फिलहाल हमारी प्राथमिकता पार्टियों का एकीकरण ही है। जब सब एकजुट हो जाएंगे तो फिर सोचेंगे कि विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। आपको बता दूं कि शरद यादव ने जेडीयू से अलग होने के बाद मई 2018 में लोजद का गठन किया था। जहां तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बताते हुए शरद यादव ने कहा है कि विलय व्यापक एकता के लिए पहला कदम है। इसमें हमने अपनी पहल कर दी है। जब पूरे देश के विपक्ष के एक होने के बाद ही बीजेपी को हरा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार का आने वाला भविष्य तेजस्वी यादव है। वे इससे पहले भी कई मौके पर तेजस्वी यादव की तारीफ कर चुके हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी इंटर की वार्षिक परीक्षा 2022 के परिणाम में किशनगंज जिला के उच्च विद्यालय पोआखाली की छात्रा भूमिका कुमारी ने कुल 500 अंकों में 441 अंक लाकर के किशनगंज जिला में कला संकाय में टॉपर का स्थान प्राप्त किया है। छात्रा भूमिका ने कुल 88.2% अंक प्राप्त करके विद्यालय के साथ साथ पोआखाली क्षेत्र का भी नाम बनाया है। छात्रा भूमिका कुमारी बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में भी 400 से अधिक अंक प्राप्त की थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अलग अलग जिलों में जहरीली शराब से संदिग्ध मौतों का मामला सामने आया है। यह संदिग्ध परिस्थितियों में बांका में 8, भागलपुर में 4 और मधेपुरा में 3 लोगों की मौत हुई है। आशंका जताई जा रही है कि सभी 15 लोगों की मौत का कारण जहरीली शराब हो सकती है। यह बिहार में शराबबंदी लागू है। फिलहाल इसे सख्ती के साथ लागू करवाने को लेकर के लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं शराब माफिया लगातार शराब तस्कर की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बिहार के भागलपुर, बांका और मधेपुरा में संदिग्ध परिस्थिति में 15 लोगों की फिलहाल मौत हो चुकी है। जहरीली शराब की वजह से जहरीली शराब पीने से सभी की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा दे चुके 16 लाख से भी अधिक छात्रों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी की ओर से बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट जल्द घोषित किए जाने की तैयारी चल रही है। जब बीएसईबी की ओर से 10वीं कक्षा की वार्षिक बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी करने को लेकर के तैयारी को काफी हद तक पूरा कर लिया है। दरअसल परीक्षा में उपस्थित हुए 16 लाख से भी अधिक छात्र बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन परिणाम मार्च में जारी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा फिर से होनी है। मोतिहारी जिले में गणित पेपर लीक मामले को लेकर के गणित विषय की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। जब गणित के पेपर की दोबारा परीक्षा 24 मार्च 2022 को होनी है। अब खबरें सामने आ रही है कि कक्षा 10वीं का गणित पेपर रद्द होने और फिर से परीक्षा के कारण बीएसईबी कक्षा 10वीं के परिणाम में देरी होने की संभावना है। दोस्तों बात करते हैं कि पैन कार्ड एक बेहद जरूरी दस्तावेज है। जब परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए देना बेहद जरूरी हो जाता है। सरकारी कार्यालय में पैसे ट्रांसफर करने से लेकर के बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर कहीं भी निवेश करने के लिए इसकी जरूरत होती है। आमतौर पर लोग 18 साल के बाद पैन कार्ड बनवाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि 18 साल की उम्र से पहले भी आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप भी अपने बच्चे के पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है। आपको बता दूं कि कोई भी नाबालिग सीधे पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके लिए बच्चे के माता पिता अपनी तरफ से आवेदन कर सकते हैं और ये ऑनलाइन के द्वारा पैन कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब खबर सीतामढ़ी जिले से है, जहां एक महिला मुखिया अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। जब महिला मुखिया के 2 बच्चे भी हैं, उसके पति की तरफ से अब पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। ये पूरा मामला सीतामढ़ी जिले के कन्हौली थाना की खोपराहा की है। यहाँ की मुखिया रेखा देवी अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर फरार हो गई।
जब महिला मुखिया के पति ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें 3 लोगों के ऊपर अपहरण का केस दर्ज किया गया है। घटना 9 मार्च की है। 38 साल की मुखिया रेखा देवी सुबह तकरीबन 4 बजे घर से टहलने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद घर वापस लौटकर नहीं आई। मुखिया पति ने आरोप लगाया है कि शादी करने के मकसद से बहला फुसला करके महिला मुखिया का अपहरण कर लिया है। मुखिया पति ने कहा है कि उसकी पत्नी रेखा देवी का अपहरण करने के बाद समाज में छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आखिरकार थक हार करके उसने 15 मार्च को थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। जब महिला मुखिया के 2 बच्चे भी हैं और उन दोनों को छोड़ करके वे अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जमुई जिले के रहने वाले जाबिर अंसारी ने अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियनशिप में 3रा स्थान प्राप्त करके जिले का नाम रोशन किया है। जाबिर अंसारी ने पटना विश्वविद्यालय की तरफ से इस खेल में भाग लिया था। इस जीत के बाद वे और उनके परिजन काफी खुश हैं। जाबिर अंसारी जमुई जिले के नक्सल इलाके के झाझा प्रखंड के तुम्बा पहाड़ गांव के रहने वाले हैं। जब वे पहले भी कई चैंपियनशिप में सफलता हासिल कर चुके हैं। जाबिर अंसारी जूडो कराटे में दिग्गज बन चुके हैं। वे पटना विश्वविद्यालय में यानी कि पटना यूनिवर्सिटी में 2020 से 23 सत्र के उर्दू विभाग के छात्र हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे प्रतियोगिता में खेलते हुए गुरुवार को 75 किलो के भार वाले खेल में ब्रांज मेडल अपने नाम किया है। जब कुरुक्षेत्र में हो रहे कराटे चैंपियनशिप में देश की 190 यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी शामिल हुए हैं। जाबिर अंसारी 2 बार 2018 और 2021 में बिहार सरकार के खेल सम्मान समारोह में सम्मानित हो चुके हैं। जाबिर अंसारी के पूर्व के प्रदर्शन की बात करें तो फिर वे कई बार राज्य से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चैंपियनशिप में खेल चुके हैं, जहाँ वे कई बार मेडल जीत चुके हैं, जिसमें 2017 में श्रीलंका में आयोजित इंटरनेशनल गेम में 2रा स्थान प्राप्त हासिल किया था। जिसमें 2017 में श्रीलंका में आयोजित इंटरनेशनल गेम में 2रा स्थान हासिल किया था, जबकि 2015 में नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। जब साल 2021 में राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया था। एक साधारण परिवार से आने वाले जाबिर अंसारी साल 2015 में कराटे खेल रहे हैं। जाबिर 2018 में चीन और 2019 में टर्की में भी चैंपियनशिप में खेल चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया जिले में अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने मरंगा थाना क्षेत्र के सम्राट चौक पर एक युवक को गोली मार दिया। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को पूर्णिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। जब पुलिस हमलावर की गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी करके छापेमारी कर रही है। जहां हमले के पीछे के कारणों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। जब घायल युवक की पहचान मरंगा थाना क्षेत्र के सम्राट अशोक इलाके के निवासी जितेंद्र कुमार मंडल के रूप में की गई है। घायल युवक को इलाज के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहाँ उसका इलाज अभी जारी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मधेपुरा में विज्ञान के शिक्षक ने कबाड़ से इलेक्ट्रॉनिक बाइक बनाई है। जिस बाइक से वे अपनी दैनिक जरूरत का काम करते थे, उसे ही उन्होंने जुगाड़ से इलेक्ट्रिक बाइक बना दिया है। जब मधेपुरा के किशोर कुमार सिंह अमित इलेक्ट्रिकल के नाम से दुकान चलाते हैं। बीते 10 सालों से वे इलेक्ट्रॉनिक बाइक बनाने के काम पर लगे थे। जब 2 बाइक पहले भी बना चुके थे, लेकिन वे सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन ये बाइक लुक और स्टाइल में भी किसी से कम नहीं है। दरअसल ये बाइक यामाहा की RX 100 है। इसका उत्पादन कई साल पहले भारत में बंद हो गया था। ये बाइक या तो कबाड़ में मिलती है या फिर लोग शौक से अपने घर में रखते हैं। किशोर ने इसे 3000 रुपये में कबाड़ में खरीदी है और इसे इलेक्ट्रॉनिक बाइक में बदल दिया। इसके इंजन को उतार करके चमचमाते स्टील बॉक्स में लिथियम आयरन बैटरी डाल दी गई। एयर बॉक्स में चार्जर और इसका चार्जिंग पॉइंट बनाया गया। सबसे बड़ा काम मोटर सेट करना और फिर चक्के को घुमाना था। इसके लिए किशोर ने हब मोटर ऑनलाइन मंगवाई। इसे यामाहा के चक्के में सेट करना भी एक बड़ा चैलेंज था। किशोर ने यामाहा के हब में पल्सर के हब को सेट किया और फिर उसमें मोटर लगाई। मधेपुरा के किशोर कुमार सिंह बीते 10 सालों से इलेक्ट्रॉनिक बाइक बनाने के काम पर लगे थे। अब कबाड़ की 3000 की बाइक इलेक्ट्रॉनिक बाइक में बदल दी गई। किशोर बताते हैं कि ये बाइक एक बार चार्ज करने पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलती है। उन्होंने कहा है कि वे अपना सारा जरूरी काम इसी बाइक से निपटाते हैं। जब बढ़ते तेल के दाम में ये काफी किफायती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बांका से इश्क प्यार मोहब्बत के साथ धोखे की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको लेकर के पुलिस भी दंग रह गए। ये मामला बांका जिला के सहायक थाना नवादा बाजार के अलीपुर का है। यहाँ एक महिला ने अपने पति को छोड़कर के प्रेमी के साथ शादी कर ली थी। यह शुक्रवार को प्रेमी ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर के लड़की का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद प्रेमी शव को ठिकाने लगाने के लिए बोलेरो से लेकर के जा रहा था। रास्ते में चेकिंग के चलते पुलिस ने पकड़ लिया। अपराधियों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है।
खबर के मुताबिक अलीपुर गांव के लड़के लड़की के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच लड़की के परिवार वालों ने उसकी शादी कहीं और कर दी, मगर शबनम भारती नाम की लड़की अपने पति को छोड़कर के प्रेमी राजेश के पास चली आई, जहां उससे शादी कर ली। वहीं एक दिन अचानक राजेश काम करने की बात बोल करके कहीं चला गया, मगर कुछ दिनों बाद शबनम के बोलने पर राजेश लौट आया। तब शबनम को साथ रखने की बात बोल करके अपने घर लेकर के पहुंचा। जब प्रेमी राजेश ने कुछ दिनों बाद अपने परिवार के साथ षड्यंत्र करके शबनम का कत्ल कर दिया। जहां वहीं शुक्रवार की देर रात कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद प्रेमी राजेश और उसके घर वाले शबनम के शव को ठिकाने लगाने के लिए कहीं जा रहे थे। जब इसी बीच धनकुंड थाना पुलिस गश्त कर रही थी। जब पुलिस ने शबनम के शव ले जा रही बोलेरो को रोका तो फिर तहकीकात के चलते शबनम का शव मिला। पुलिस ने इस घटना में 4 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि कश्मीरी पंडित पर हुए अत्याचार पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर लगातार कब्जा जमाए हुए हैं। द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज हुई और जल्द ही 150 करोड़ रुपए की कमाई को पार कर सकती है। हालांकि विपक्षी दल लगातार द कश्मीर फाइल्स का विरोध कर रहे हैं। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि कश्मीर पर एक फिल्म बनी है, लेकिन सच छुपाया गया है और बहुत सारी झूठी कहानियां दिखाई गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि कश्मीर पर एक फिल्म बनी है, लेकिन सच छुपाया गया है और बहुत सारी झूठी कथाएं दी गई है। बीजेपी इस फिल्म का प्रचार कर रही है तो बीजेपी के समर्थक इस फिल्म को देखेंगे ही। जहां अभी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा, फिल्म के निर्देशक को पद्मश्री दिया जाएगा। संजय राउत ने कहा है कि उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। कश्मीरी पंडितों को वहां बहुत तकलीफ हो झेलनी पड़ी है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का वादा तो पीएम मोदी ने किया था, तो अब तक क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा है कि कश्मीर एक संवेदनशील मुद्दा है, इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। द कश्मीर फाइल्स बस एक फिल्म है। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले चुनाव में इससे किसी को राजनीतिक फायदा होगा। जब तक चुनाव आएंगे फिल्म चली जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि हिजाब मामले पर मुस्लिम समुदाय कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से नाखुश हैं। जहां कई मुस्लिम संगठन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी की ऑनलाइन बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसका फैसला बोर्ड की लीगल कमेटी और फिर सचिवों की ऑनलाइन बैठक में लिया गया है। बोर्ड का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले में व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरीके से अनदेखा किया गया है। बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय से धैर्य से काम लेने और फिर शांति बनाए रखने की अपील भी की है। बोर्ड के सदस्य ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय से अपील ऑनलाइन हुई बैठक में लॉ बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय से धैर्य से काम लेने की और फिर शांति बनाए रखने की अपील की है। बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का कहना है कि हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में कई खामियां हैं। जहां शरीयत के किसी भी कानून पर उलेमा की राय महत्वपूर्ण होती है, लेकिन फैसले में इस पहलू को शामिल नहीं किया गया। ऐसे में इस फैसले से न्याय की मांग पूरी नहीं हो सकी है। जहां ऐसे फैसले से लग रहा है कि कोर्ट मजहबी मामले में पक्षपात मानसिकता का शिकार होती जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि आधार कार्ड अब सिर्फ बड़ों और बुजुर्गों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बन गया है। जैसे स्कूल में एडमिशन कराना हो या फिर किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करना हो, ऐसे कई ज़रूरी कामों के लिए बच्चे का आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर आपके बच्चे के कई ज़रूरी काम अटक सकते हैं। आधार कार्ड की उपयोगिता और फिर इसके फ़ायदे को देखते हुए UIDAI ने बच्चों के लिए भी आधार कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब एक नवजात बच्चे को ID कार्ड बनवाने के लिए 18 साल तक का इंतजार नहीं करना होगा। आधार कार्ड के जरिए वह पैदा होते ही अपनी पहचान साबित कर सकता है कि वह कौन है, इसके पिता कौन है और उसके घर कहाँ है, इसका पता कहाँ है, ये सारी चीज़ उसमें लिखा हुआ रहेगा। अच्छा, बच्चों के लिए आधार कार्ड क्यों जरूरी है, ये भी एक सवाल है। तो इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आधार कार्ड की बदौलत ही आज एक छोटे बच्चे के पास भी अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है। यदि आधार कार्ड को हटा दिया जाए तो फिर आपके बच्चे को अपनी पहचान का प्रमाण पत्र साबित करने के लिए 18 साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वोटर ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स 18 साल की उम्र के बाद ही बनाए जाते हैं। अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है और अभी तक उसका आधार कार्ड नहीं बना है तो फिर आप बच्चे की स्कूल ID का इस्तेमाल करके आधार कार्ड बनवा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका बच्चा एक मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ता है और स्कूल द्वारा जो ID कार्ड जारी किया गया है उसमें बच्चे की तस्वीर लगी हो। और अगर आपका बच्चा अभी स्कूल नहीं जाता है तो फिर आप उसके जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके उसका आधार कार्ड बनवा सकते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM से रिश्तों को लेकर के सियासी वार पलटवार का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। AIMIM ने शिवसेना को विलय का प्रस्ताव दिया, जहां इसे लेकर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जहां उधर पूर्व CM और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिवसेना और AIMIM से गठबंधन करे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फडणवीस का कहना है कि लोगों ने PM मोदी और फिर हम जो काम करते हैं उसे देखकर वोट दिए हैं, जब बाकी सारे दल एक जैसे हैं। यदि ये सब मिल भी जाए तो फिर कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन ये देखना होगा कि शिवसेना और AIMIM किस प्रकार साथ में आते हैं। उधर AIMIM से गठबंधन की सियासी चर्चा पर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि इम्तियाज जलील AIMIM के सांसद हैं, मैं उनसे मिलता रहता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। जब हम AIMIM के साथ गठबंधन बनाने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाँ, AIMIM और BJP के बीच एक गुप्त गठबंधन है, जैसे आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखा होगा। उधर सांसद इम्तियाज जलील ने कहा है कि हमें हमेशा भाजपा की जीत का जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये भी कहा जाता है कि हम भाजपा की B टीम हैं, इसीलिए हम कांग्रेस को प्रस्ताव देते हैं कि वे हमारे साथ गठबंधन कर ले। चूंकि वे महाराष्ट्र में भी शिवसेना के साथ है, इसीलिए वे कभी भी हमारे साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि इस साल होली से पहले ही मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा था। रंगों से ज्यादा लोगों के चेहरे पर पसीने छूट रहे थे। हर दिन तापमान बढ़ रहा है। कई घरों में तो वक्त से पहले ही AC और कूलर चालू हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में पारा तेजी से चढ़ेगा। मौसम विभाग की माने तो रविवार को सबसे अधिक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जब बिहार वासियों को जल्द ही गर्मी का कहर झेलना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों के दौरान भीषण गर्मी का असर दिखने लगेगा। कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश में लू चलने की भी संभावना है। बिहार में औसत अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। अगले कुछ दिनों में बिहार में पारा 42 डिग्री के पार पहुंचने की बात कही जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि सहरसा की SP और महिला IPS अधिकारी लिपि सिंह का फर्जी ट्विटर अकाउंट बना लिया गया है। दरअसल SP लिपि सिंह का एक फेक ट्विटर ID सक्रिय है और इसके जरिए जब कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों को लेकर के ट्वीट किया गया है तो फिर अचानक से ये बात सामने आ गई। पुलिस ने इसकी जानकारी होने के बाद SP के निर्देश पर IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। SP लिपि सिंह के फेक ट्विटर ID पर 2500 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लिपि सिंह के इस फर्जी ट्विटर अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें कश्मीर फाइल्स जैसे फिल्मों को लेकर के टिप्पणी की गई। इसकी जानकारी खुद SP लिपि सिंह को भी हुई, जिसके बाद उन्हीं के निर्देश पर सहरसा सदर थाने में IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जब पुलिस अब फर्जी ट्विटर ID बनाने वाले व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई है। IPS अधिकारी लिपि सिंह का ये फर्जी ट्विटर अकाउंट इसी साल जनवरी महीने में बनाया गया है। जहाँ पुलिस अब इस तहकीकात में जुटी है कि किस IP एड्रेस के जरिए इस ट्विटर अकाउंट को ऑपरेट किया जा रहा है। आपको बता दो कि इस फर्जी ट्विटर ID के जरिए कश्मीर फाइल्स जैसे फिल्म के निर्माता से ये कहा गया था कि वे कश्मीरी पंडितों के कल्याण के लिए फिल्म से की गई कमाई को खर्च करें। दोस्तों बात करते हैं कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को लेकर के विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स 100 करोड़ रुपए के अधिक का कारोबार कर चुकी है। इसकी कमाई में हर दिन वृद्धि हो रही है। इस फिल्म की अपार सफलता के बाद और भी कई मुद्दे पर फिल्म बनाने की वकालत शुरू हो गई है। वहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच इसको लेकर के सियासत भी देखी गई जा रही है। इस बीच मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी नियाज खान ने मांग की है कि मुसलमानों पर हुई घटनाओं को लेकर के भी फिल्म बने। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा है कि कश्मीर फाइल्स ब्राह्मणों का दर्द दिखाती है। उन्हें पूरे सम्मान के साथ कश्मीर में सुरक्षित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है कि फिल्म के निर्माताओं को कई अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में हुई मुसलमानों की हत्याओं को भी दिखाने के लिए एक फिल्म बनानी चाहिए। मुसलमान कीड़े नहीं है बल्कि इंसान है और देश के नागरिक भी है। एक और ट्वीट में नियाज खान ने लिखा है कि अलग अलग मौके पर मुसलमानों के हुए नरसंहार को दिखाने के लिए एक किताब लिखने की सोच रहा था, ताकि कश्मीर फाइल्स जैसे फिल्में कुछ निर्माता द्वारा बनाई जा सके, ताकि अल्पसंख्यकों के दर्द और पीड़ा को भारतीयों के सामने लाया जा सके। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद यूपी की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। जहां 19 मार्च को अचानक अमित शाह और OP राजभर के बीच मुलाकात की खबर सामने आई। हालांकि सुभाषपा के नेता और प्रवक्ता यहां तक खुद राजभर ने इस खबर को झूठा करार दिया है, लेकिन भाजपा के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। इस बीच आज तक को दिए गए एक इंटरव्यू में OP राजभर से पूछा गया है कि आपकी BJP के बड़े नेताओं से मुलाकात कब हुई थी, तो इस पर OP राजभर ने कहा है कि 2019 से पहले हमारी मुलाकात हुई थी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए पुलिस प्रशासन तमाम कोशिश कर रही है। पुलिस को सूचना मिलते ही बेहिचक किसी के भी घर में घुस करके पुलिस अवैध शराब ढूंढने में लग रही है। ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है। यहाँ मिठनपुरा थाना क्षेत्र के एक घर में देर रात शराब ढूंढने पहुंची पुलिस शराब के बहाने सारा घर का सामान इधर से उधर कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो घर में मौजूद महिला ने बना लिया। जब महिला ने विरोध किया तो फिर पुलिस पदाधिकारी ने महिला के ऊपर लाठी भी चलाई, जो वीडियो में साफ देखा जा सकता है। हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। ये पूरा मामला एक महिला की निजता के हनन का प्रयास भी हो सकता है। पूरे मामले में पूछे जाने पर घर के मालिक अविनाश कुमार ने बताया है कि सरकारी कार्यालय पश्चिमी अनुमंडल में कार्यरत एक कर्मचारी जो अवैध शराब के मामले में नामजद है, उसका नाम अमरिंदर कुमार सिंह है। उसके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उसको लेकर के संबंधित सभी वरिष्ठ अधिकारी और मद्य निषेध विभाग अपर मुख्य सचिव मुजफ्फरपुर के डीएम एसएसपी एसडीपीओ को 13 मार्च को पत्र भेजा था। उसके बाद 15 मार्च की रात हमारे ही घर पर शराब मामले को लेकर के मिठानपुरा थाने में छापेमारी की। शराब पकड़ने आई पुलिस बेरंग लौटी और छापेमारी का विरोध घर में मौजूद मेरी पत्नी ने नहीं किया। जब पूरी तलाशी लेने दी लेकिन इसका वीडियो उसने बना लिया क्योंकि घर पर वह अकेली थी और पुलिस की टीम रेड करने पहुंची थी। दोस्तों बात करते हैं कि किसी ने सच ही कहा है कि कामयाबी का तो जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात। इन पंक्तियों को पूर्वी चंपारण जिले के ढाका की रहने वाली जैनब बेगम ने अपने जज्बे से सही साबित कर दिया है। जब कोरोना संक्रमण को लेकर के साल 2020 में हुए लॉकडाउन पीरियड में जैनब और उसके पिता की नौकरी छूट गई। तब उसने मात्र 400 रुपये की पूंजी से मशरूम की खेती शुरू की और आज उसकी पूंजी 5 लाख रुपए तक हो गई है। वह कहती है कि मशरूम की खेती ने जिंदगी बदल दी है। जैनब भावुक होकर के कहती है कि कोरोना काल में जब पिता के नौकरी के साथ मेरी नौकरी चली गई तब परिवार के भरण पोषण को लेकर के काफ़ी निराश और चिंतित हो चली थी। जब रोजगार की तलाश कर रही थी अचानक कुछ लोगों ने मशरूम की खेती की बात बताई, जिसके बाद मैंने इसे अपनाया और फिर आज मुझे लगता है कि ये सफल रहा। जैनब को सरकार से बागवानी मिशन के तहत जिला और राज्य स्तर पर कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। जहाँ वह कहती हैं कि यूट्यूब पर मशरूम के बारे में देख करके उसकी खेती करने की सोची, जहाँ उसने दूसरे से 400 रुपये लेकर के मशरूम की खेती शुरू की थी। जैनब मशरूम के बारे में लोगों की बातों को सुनकर के वह पूसा कृषि विश्वविद्यालय चली गई और वहां से मशरूम की खेती के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली। जब पूसा से उसने मशरूम की तस्वीरों को मोबाइल में कैद कर लिया और ऑनलाइन मशरूम की खेती के बारे में सीखा। फिर वह पटना आई और पटना में उसने 2 किलोग्राम मिल्की मशरूम का बीज खरीदा क्योंकि जून जुलाई में मिल्की मशरूम की खेती होती है। जब वह 10 बैग में मशरूम का स्पॉन लगाई उसके बाद उसने 100 बैग में मशरूम लगाया। मार्केटिंग भी उसने खुद की और अब उसके पास मशरूम के लिए व्यापारी खुद संपर्क करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि तेलंगाना के आदिलाबाद जिले की नटराज थिएटर हॉल में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर के विवाद हो गया है। दरअसल जब फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही थी तब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के आरोप में 2 लोगों को पीटा गया। इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस ने दी। जब पुलिस ने बताया है कि दोनों लोग स्पष्ट रूप से नशे में थे और उन्होंने कथित तौर पर यह नारा लगाया। जब पुलिस थिएटर पहुंची तब तक स्थिति सामान्य हो चुकी थी और पीटने वाले बदमाश वहां से भाग चुके थे। बताया जा रहा है कि थिएटर में मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। जब फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रहे हैं और दोनों बदमाशों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों का अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा पाया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में होली के दौरान अलग अलग जिलों में दर्जन से अधिक लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाने की सूचना है। भागलपुर और मधेपुरा में सबसे अधिक मौतें हुई है। मरने वालों के परिवार वालों का दावा है कि शराब पीने के बाद ये मौतें हुई है। प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद भी होली के दौरान बिहार में बड़े पैमाने पर शराब की आपूर्ति हुई है। शराब पीने की जिद में लोगों ने जहरीली शराब पीने से भी गुरेज नहीं किया है। इसका परिणाम ये रहा है कि करीब दर्जन भर लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। जहरीली शराब से मौत की सबसे बड़ी घटना बांका जिले में हुई है। बांका जिले के अमरपुर में 7 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। हालांकि यहाँ भी जहरीली शराब से मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिन परिस्थितियों में लोगों की मौत हुई है उसके बाद एक बार फिर से बिहार में जहरीली शराब कांड होने की आशंका जताई जा रही है। इसी प्रकार मधेपुरा जिला के मुरलीगंज में 4 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। बताया जाता है कि ये मौत जहरीली शराब से ही हुई है। मधेपुरा में अब तक मिली जानकारी के मुताबिक होली में जहरीली शराब पीने से 22 लोग बीमार हुए, जिन्हें बारी बारी से मुरलीगंज पीएचसी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं भागलपुर जिले के साहेबगंज में भी होली के दिन 4 लोगों की मौत हुई है। मृतक विनोद राय के बेटे चंदन राय के मुताबिक जहरीली शराब पीने से जान गई है। वहीं एक शख्स की आंख की रोशनी
पत्नी भी चली गई, जहां उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और सीएम नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी के बीच सदन में हुई बहसबाजी पर विवाद जारी है। राबड़ी देवी द्वारा दलाल कहे जाने के बाद मंत्री की ओर से उन्हें अनपढ़ कहने पर सियासी बवाल मचा हुआ है। जहां एक ओर जहां मंत्री के बयान को लेकर के लालू परिवार हमलावर थे, तो वहीं दूसरी ओर राबड़ी के बयान को लेकर के सत्ता पक्ष के नेता हमला बोल रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिनों लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य ने मां को यानी कि मां राबड़ी देवी को अनपढ़ कहे जाने पर मंत्री अशोक चौधरी को घेरा था, जहां उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि पलटू राम की दलाली का फर्ज अदा कर रहा है, इसलिए महिला का भी अपमान करके विधानसभा अध्यक्ष वाला मामला दबाने का साजिश कर रहा है। इधर इनके ट्वीट पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने पलटवार किया है, जब दीपा मांझी ने ठेठ अंदाज में रोहिणी को घेरा है। दीपा मांझी ने लिखा है कि काहो सिंगापुरिया, कभी दलित को चोर बोलती हो, कभी दलाल बोलती हो, सुधरोगी नहीं। मैंने जो मन में आएगा वो बोलती रहोगी। ये जंगल राज नहीं है जब तुम लोग दलित नरसंहार करा करके चारा की दलाली करते थे। अब दलितों को कोई अपमानित करेगा तो फिर उसका मुंह भकोर लिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद उपद्रव में एक पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई है। सामने आई जानकारी के अनुसार पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत की खबर के बाद ग्रामीणों ने पलथर पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया था। मृतक कांस्टेबल की पहचान राजमंगल राय के रूप में हुई है, जो पड़ोसी परसोत्तमपुर थाने से जुड़ा था। एक अधिकारी ने बताया है कि घायल पुलिसकर्मियों को नरकटियागंज के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना को लेकर बेतिया के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया है कि भीड़ ने पुलिस की 3 गाड़ियों को जला दिया। जब बेतिया एसपी के अनुसार एक शख्स की ने पुलिस हिरासत में ही एक मधुमक्खी के काटे जाने के बाद मौत के बाद ये घटना हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय रेलवे ने रविवार को परिचालन और रखरखाव कारणों से 283 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। IRCTC की वेबसाइट के मुताबिक आज रवाना होने वाली 267 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 16 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। रद्द की गई ट्रेनें उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, जम्मू और कश्मीर और कर्नाटक में ऑपरेशनल थी। इसके अलावा आज कुल 10 ट्रेनों के समय में बदलाव या फिर मार्ग परिवर्तन किया गया है। रद्द की गई ट्रेनों की लिस्ट देखने के लिए inquiry.indianrail.gov.in/MNTES पर जाएं और फिर यात्रा की तारीख चुनें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, सीवान, सारण, पूर्णिया, नालंदा समेत किसी भी जिले में रहने वाले लोग अपने ज़मीन का खतियान ऑनलाइन के द्वारा निकाल सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने ज़मीन के खतियान को वेबसाइट पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है। जहां खबर के अनुसार बिहार में इस समय ज़मीन का सर्वे चल रहा है, लेकिन बहुत से लोगों के पास ज़मीन का खतियान मौजूद नहीं है, जिससे उन्हें ज़मीन सर्वे कराने में दिक्कतें हो रही है। ऐसे लोग ऑनलाइन के द्वारा ज़मीन का खतियान निकाल सकते हैं। आपको बता दूं कि ज़मीन का खतियान भूमि का वह दस्तावेज होता है जिसमें ज़मीन की पूरी जानकारी अंकित होती है। इसमें ज़मीन मालिक के नाम से ज़मीन की चौहद्दी, रैयत का नाम और खाता खसरा नंबर भी अंकित होता है। आप चाहे तो इसे डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार इंटर पास करने वाली सभी छात्राओं के लिए पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर पास करने वाली सभी छात्राओं को 25,000 रुपये सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे। खबर के अनुसार बिहार में लड़कियों को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए नीतीश सरकार के द्वारा आर्थिक मदद के रूप में 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। वहीं अगर कोई लड़की ग्रेजुएशन पास करती है तो फिर उसे 50,000 रुपये दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक फोटो यानी कि पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, 12वीं का मार्कशीट और मोबाइल नंबर होनी चाहिए। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप ई कल्याण की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और ये वेबसाइट है www.ekalyan.bis.in/। इसके जरिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना 2022 लिंक पर क्लिक करें और ऑनलाइन के द्वारा आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे अरसे के बाद अपने संसदीय और गृह जिले का लगातार दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार 26 और 27 मार्च को फिर से नालंदा जिले के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी शिकायतें भी सुनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 बार सांसद रह चुके हैं और 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन जब से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है उसके बाद इस तरह का दौरा पहली बार सीएम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। जब विधानसभा सत्र चलने के बावजूद भी मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना जनसंपर्क कार्यक्रम चला रहे हैं, जहां आपको बता दूं कि अगले सप्ताह 26 और 27 मार्च को सीएम नीतीश कुमार फिर से नालंदा जिले के दौरे पर जाएंगे और वैसे इलाकों में जाएंगे जहां जनसंपर्क अभियान नहीं चला है, जहां उन क्षेत्रों में लोगों से सीएम नीतीश कुमार मिलेंगे और उनकी शिकायतें भी सुनेंगे। वहीं अप्रैल के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री राजगीर के अलग अलग क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री का ये अभियान अभी लगातार जारी रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हैप्पीनेस से जुड़ी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट का हवाला देते हुए शनिवार को सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा है कि संभव है कि जल्द ही भारत घृणा और आक्रोश में पहले स्थान पर पहुंच जाए। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भूख की सूची में यानी कि भूख की लिस्ट में 101वां स्थान, स्वतंत्रता की सूची में 119वां स्थान, प्रसन्नता की सूची में 136वां स्थान, परंतु हम जल्द ही घृणा और आकर्षित के चार्ट में सबसे ऊपर हो सकते हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने महंगाई के संदर्भ में ट्वीट करते हुए कहा था कि ये महंगाई और बढ़ेगी क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल $100 से अधिक है। खाद्य वस्तुओं की कीमतें में 22% की वृद्धि की उम्मीद है। कोविड ने ग्लोबल सप्लाई चेन को बाधित कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत सरकार को अब कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों को महंगाई से बचाना चाहिए। सरकार की ओर से सोमवार को जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक कच्चे तेल और गैर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होने से खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में 8 महीने के उच्चतम स्तर 6.07% पर पहुंच गई है। इस दौरान थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर के 13.11% हो गई है। यूक्रेन पर 24 फरवरी को रूसी हमले के बाद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि ने थोक मूल्य पर सूचकांक पर विपरीत असर डाला है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिजली कंपनी के बिजली बिल मोबाइल पर भेजने की कवायद में नंबर समस्या बने हुए हैं, जहां कई उपभोक्ताओं के मोबाइल पर जो बिल पहुंच रहे हैं वे किसी और के होते हैं। बिजली कंपनी में गलत मोबाइल नंबर दर्ज होने अथवा नंबर परिवर्तन होने के कारण यह समस्या बन रही है। पूर्व क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी में करीब 15 लाख उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर या तो नहीं है या फिर नंबर बदल चुके हैं, जिस वजह से बिल सही उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है। अब कंपनी ऐसे उपभोक्ताओं के नए सिरे से नंबर एकत्र किया जा रहा है। आपको बता दो कि उपभोक्ताओं के मोबाइल पर आने वाले दिनों में बिजली बिल देने की योजना है, जिसमें मीटर रीडर के साथ ही कुछ पल में सीधे उपभोक्ता के मोबाइल पर सीधे बिल पहुंच जाएगा। जब कंपनी सूत्रों के माने तो 10 लाख बिजली उपभोक्ताएं ऐसे हैं जिनके मोबाइल नंबर बदल चुके हैं। बिजली बिल मोबाइल पर संदेश के माध्यम से भेजा जाता है, लेकिन वह किसी दूसरे के मोबाइल पर पहुंच जाता है। 45 लाख उपभोक्ता में 15 लाख का नंबर नहीं है। जब बिजली कंपनी के पास 45 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, इनमें करीब 15 लाख बिजली उपभोक्ता ऐसे हैं जिसके नंबर बंद मिले हैं। कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके नंबर बदल गए हैं और उनका बिजली बिल नए नंबर धारक के मोबाइल पर पहुंच रहा है। ऐसे में उपभोक्ता को जहां बिजली का बिल नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं अन्य सूचनाएं भी इसके पास नहीं पहुंच रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि इन दिनों विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स काफी चर्चा में है। कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करने वाली इस फिल्म को यूपी, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिसके बाद इन राज्यों में फिल्म की टिकट सस्ती हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी फिल्म को टैक्स फ्री करने से क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है? हमारी वेबसाइट केडीबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी फिल्म की टिकट के 2 हिस्से होते हैं, जब पहला बेस प्राइस और दूसरा उस पर लगने वाला टैक्स। बेस प्राइस के लिए सीधे तौर पर फिल्म का बजट जिम्मेदार होता है, जब वही टैक्स को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी के रूप में बांटा जाता है। जब दिसंबर 2018 में फिल्मों के टिकट के लिए 2 टैक्स स्लैब तय किए गए थे, जहाँ इसमें 100 रुपये तक के टिकट पर 12% और इससे ज़्यादा के टिकट पर 18% का टिकट है। लेकिन जब कोई राज्य किसी फिल्म को टैक्स फ्री कर देता है, तो फिर इसका मतलब यह है कि टिकट की कीमत में से राज्य के हिस्से का जीएसटी माफ़ कर देना। अगर टिकट 100 रुपये से महंगा है, तो फिर टिकट में बेस प्राइस की 9% की ही कमी आती है। अगर टिकट का बेस प्राइस 400 रुपये है, तो सभी टैक्स लगा करके टिकट 464 रुपये का पड़ेगा। वहीं टैक्स फ्री होने पर टिकट 436 रुपये देने होंगे और दर्शक के 36 रुपये बचेंगे। जहाँ सेंट्रल जीएसटी के तौर पर टैक्स दर्शकों को देना ही होता है। द कश्मीर फाइल्स से पहले भी कई फिल्मों को टैक्स फ्री किया जा चुका है। आमतौर पर राज्य सरकारें उन फिल्मों को टैक्स फ्री करती है जो किसी न किसी मायने में आम लोगों पर पॉजिटिव असर छोड़ती है या फिर उनके लिए उसे देखना जरूरी समझा जाता है। जैसे प्रेरित करने वाली फिल्में, राष्ट्रीय स्तर की शख्सियत पर बनी फिल्में और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने वाली फिल्में। उदाहरण के लिए दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक को कई राज्य सरकारों ने टैक्स फ्री कर दिया था। वहीं यूपी ने भी अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग हीरो को टैक्स फ्री कर दिया था।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।